हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज़। करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनके क्या रेलेवेंस है, कितने इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, एक कंटेंट के साथ कि किस तरह से हम लोग कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की है प्रेसिडेंट को, तो इसकी वजह से ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है इस डिस्कशन के अंदर वो है जोनल काउंसिल। फरीदाबाद हरियाणा के अंदर जो नॉर्थ जोनल काउंसिल है उसकी एक मीटिंग कन्वीन हुई है, तो उसको लेके कुछ डेवलपमेंट्स हमें दिखने को मिलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरह के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जोनल काउंसिल को लेके, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जोनल काउंसिल को लेके, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में इसको इनेक्ट किया गया था और उसको लेके रूल्स जो हैं वो अभी इनेक्ट हुए हैं। अभी उसको लेके रूल्स बनाए हैं, 14 नवंबर को इसको लेके रूल्स बनाए हैं, तो इसीलिए टॉपिक जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है इस डिस्कशन के अंदर वो है शेख हसीना को लेके। तो शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, वो अभी इंडिया में रह रही हैं एक्साइल में, तो उनको लेके बांग्लादेश के कोर्ट ने कुछ प्रोनाउंसमेंट किया है, कुछ सेंटेंस उनको वहाँ पर मिला है, तो उस डेवलपमेंट को हम लोग वहाँ पर चेकआउट करेंगे, किस तरह से सेंटेंस हुआ है, क्या सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो जैसे जैसे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का मैकेनिज़्म है उसको अनलीश किया जा रहा है, अलग अलग इनिशिएटिव्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो CBAM क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो है यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, इसको लगभग 2 साल पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका होने वाला है जनवरी 2026 में, तो इसीलिए टॉपिक जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी न्यूज़ में बने हुए हैं, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 30 चल रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, उसको देखेंगे। इसके अलावा राजस्थान में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रही है, उसको हम लोग देखेंगे कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। किन किन देशों के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेंट जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, किस तरह के टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखा है। अब हम लोग एक एक करके जो ये टॉपिक्स हैं इनको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है इन टॉपिक्स को लेके। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है 16th फाइनेंस कमीशन का। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अभी प्रेसिडेंट को प्रेजेंट की है, और 16th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2026-27 टू 2030-31। तो इस डिकेड की आखिरी रिपोर्ट ये रहने वाली है। फाइनेंस कमीशन के बारे में जैसा कि हमने बताया कि इस फाइनेंस कमीशन को 31 दिसंबर 2023 में अपॉइंट किया गया था। 16th फाइनेंस कमीशन है ये इंडिया का, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पानागरिया। ये पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसके अलावा 4 और मेंबर हैं इनके साथ। तो इस तरह से फाइनेंस कमीशन हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है, तो 5 मेंबर का एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अगर बात करेंगे कि ये जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी कि कौन सी जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं जिनके ऊपर इन्हें रिकमेंड करना है। तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक रिकमेंडिंग बॉडी है, तो कुछ रिकमेंडेशंस को लेके यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर दिया गया है, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो जो भी मैटर फाइनेंस कमीशन को प्रिस्क्राइब करना चाहें वो मैटर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर वो है टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीडिंग्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स जो है उसको कैसे बांटा जाएगा उसको लेकर रिकमेंड करना फाइनेंस कमीशन का काम है।
दूसरा जो सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंस कमीशन का यहाँ पर वो है टू रिकमेंड प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड। तो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट देती है, कौन सा प्रिंसिपल उनको फॉलो करना है, उस प्रिंसिपल को लेकर रिकमेंडेशन देना भी फाइनेंस कमीशन का ही काम है। इसी तरह जो तीसरा रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है वो है टू रिकमेंड मेजर्स टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो स्टेट को भी ये रिकमेंड करता है कि वो अपने कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट का उसको ऑगमेंट करें, उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट्स के रिसोर्सेज हैं उनको सप्लीमेंट किया जा सके, उनको और मदद, आर्थिक मदद जो है वो मिल सके। और इसके अलावा जो चौथा टर्म ऑफ रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो है कि प्रेसिडेंट जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस देना चाहें कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ड्यूटी देना चाहें इस बॉडी को, वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग का प्रोविज़न भी यहाँ पर ऐड किया गया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग को लेके भी रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन इस बार। इसके अलावा डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी फंडिंग को लेके भी यहाँ पर जो है रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन इस बार। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उनको लेके भी यहाँ पर रिकमेंड करेगा फाइनेंस कमीशन इस बार। इसके अलावा अर्बन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको भी यहाँ पर उनको लेके भी रिकमेंड करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जो फाइनेंस कमीशन को इस बार दिए गए हैं। फाइनेंस कमीशन की अगर बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अंदर इसको बनाया जाता है। इसकी अपॉइंटमेंट की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ये सभी मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रीअपॉइंटमेंट के लिए भी ये एलिजिबल हैं, दोबारा से भी इनको अपॉइंट किया जा चुका है। अभी तक इंडिया में 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं। इनकी अपॉइंटमेंट की जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, किस तरह की क्वालिफ़िकेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्वालिफ़िकेशंस को लेके बहुत ज़्यादा नहीं बताता है। उसने पार्लियामेंट को ये जिम्मेदारी दी है कि पार्लियामेंट जो क्वालिफ़िकेशंस चाहे वो प्रिस्क्राइब कर सकता है फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को लेके। तो यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर प्रिस्क्राइब की हैं पार्लियामेंट ने, जैसे जो चेयरमैन है, जो मेंबर्स हैं, उनके पास फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकते हैं फाइनेंस कमीशन के। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फाइनेंस कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है। फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है वो मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको माने। ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, प्रेसिडेंट बाद में इनकी रिपोर्ट्स जो है पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अगर फैक्ट्स को लेके हम लोग बात करेंगे फाइनेंस कमीशन को लेके, तो के.सी. न्योगी जो हैं वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। जो सेकंड फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन का नाम है के संतना। इस तरह के फैक्ट्स आपको थोड़े से याद रखने हैं, पर्टिकुलरली पीसीएस एग्जाम्स को लेके। इसके अलावा जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका नाम था एन.के. सिंह। तो एन.के. सिंह वॉज द चेयरमैन ऑफ द 15वीं फाइनेंस कमीशन, जो इससे पहले वाली फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पर इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस कंटेंट से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है जोनल काउंसिल को लेके। तो जोनल काउंसिल के बारे में जैसे हमने बताया कि जोनल काउंसिल जो है एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है और बेसिकली 5 जोनल काउंसिल हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अंदर इनको बनाया गया था। अलग अलग जो रीजन्स हैं उनके बेसिस पर हमें जोनल काउंसिल की नेमिंग देखने को मिलती है। जैसे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हो गया, ईस्टर्न जोनल काउंसिल हो गया, सदर्न जोनल काउंसिल हो गया, वेस्टर्न जोनल काउंसिल हो गया, सेंट्रल जोनल काउंसिल हो गया। तो ऐसे 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर, 1956 का जो एक्ट है उसके अंदर। और ये जो जोनल काउंसिल है वो पीरियोडिक टाइम पर अपनी जो मीटिंग्स वगैरह है, अपनी जो समिट्स वगैरह हैं उनको जो है कन्वीन करते रहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जोनल काउंसिल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कोऑपरेशन इंश्योर करना अलग अलग स्टेट्स के बीच में। इसके अलावा स्टेट्स और जो यूनियन के बीच में रिलेशनशिप है वो भी स्मूथन करना। तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जोनल काउंसिल, ताकि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो एक जगह बैठ के बात कर सकें, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व कर सकें।
तो जैसा कि हमने बताया कि 5 जोनल काउंसिल्स हमें देखने को मिलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। और अभी अभी नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है फरीदाबाद में, तो इसीलिए जोनल काउंसिल को जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे जैसे डेवलप होता है तो उसके लिए भी एक काउंसिल बनाया जाता है 1972 में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो इस तरह से 5 जोनल काउंसिल और एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, कि फेडरलिज्म जो है, जो अलग अलग स्टेट के स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठ के बातचीत कर सकें। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जो जोनल काउंसिल है या जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जिसको 1972 में बनाया गया है, उसको चेयर करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। तो चाहे वो नॉर्दर्न काउंसिल की जोनल काउंसिल की मीटिंग हो, चाहे वो सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग हो, इस सब को चेयर करने का काम जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर ही करते हैं। इसके अलावा जो वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन जो है, वो अलग अलग साल हमें अलग अलग मीटिंग्स के अंदर अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको रोटेशन वाइज वहाँ पर वाइस चेयरमैन का पोस्ट जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर जोनल काउंसिल्स का। आपको याद रखना है कि जोनल काउंसिल के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर है। पीटी के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास रहने वाला है वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो एक्ट है 2023 में इसको जो है इसको लेके बिल प्रेजेंट किया गया था, उसके बाद इसको इनेक्ट किया जाता है और अब इसको लेके रूल्स बनाए गए हैं 14 नवंबर को। तो इसलिए जो एक्ट है वो न्यूज़ में बना हुआ है। ये जो एक्ट है जैसा कि हमने बताया 2023 में इसको इनेक्ट किया गया था और इस एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाने की बात की गई है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी जिम्मेदारी रहेगी कि इस एक्ट को लेके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो अलग अलग डाटा फ्यूडिशरी हैं जो डाटा कलेक्ट करने का काम करते हैं, वो यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर कोई वायलेट करता है तो उस केस में यहाँ पर 200 करोड़ तक जो फ़ाइन है वो लगाने का प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के। पहला हो जाएगा प्राइवेसी इंश्योर करना, जो कि एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है। इसी तरह डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क तैयार करना, कि इंडिया का जो डाटा है, जैसा कि अभी कहा जाता है कि डाटा इज़ द न्यू गोल्ड, है ना, डाटा गोल्ड की तरह काम करता है। तो डाटा को प्रोटेक्ट करना, सेंसिटिव डाटा कहीं बाहर ना चला जाए कंट्री से, तो उसको इंश्योर करना। इसके अलावा इन्फॉर्म्ड कंसेंट और पर्पस लिमिटेशन, लोगों को बताना कि आपका जो डाटा है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होगा और अगर किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इसको इंश्योर करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए हैं। इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर बेहतर होगा, है ना, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा जब लोगों को अपने डाटा की फिक्र नहीं होगी। तो इसके अलावा ग्लोबल कंप्लायंस जो है उसके अंदर भी हमें हेल्प देखने को मिलेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का एक GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन उन्होंने बनाया है, तो उसी तरह से जो अलग अलग नेशन है वो अपने अलग अलग डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने GDPR बनाया था, उसके बेसिस पर हमारे कंट्री में भी डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। तो हाँ, जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसको मीट करने के लिए भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर बड़े काम के साबित होंगे। कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ कंसर्न्स भी हैं डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेके। ये है कि RTI एक्ट के साथ ये थोड़ा वायलेशन क्लैश कर सकता है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वो देने से मना कर सकती हैं कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम नहीं दे सकते हैं। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच में डिबेट लगातार चलती रहती है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइवेसी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस डिबेट को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इस एक्ट की वजह से। वेग लैंग्वेजेस जो हैं वो थोड़ी आर्बिट्रीनेस जो है प्रमोट कर सकती हैं यहाँ पे, कि कुछ लोग आर्बिट्री पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें कंसर्न देखने को मिलते हैं इस एक्ट को लेके। तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसको लेके भी जो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे दिए हुए कंटेंट से, और इस कंटेंट से बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करना है देन यू नीड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेख हसीना। शेख हसीना की अगर बात करेंगे तो शेख हसीना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। अभी पिछले साल वहाँ कुछ टर्बुलेंट सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से शेख हसीना अपनी कंट्री छोड़ के इंडिया में रह रही हैं, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर अलग अलग केसेस वगैरह उन्होंने फाइल किए हैं, और वहाँ के एक कोर्ट ने, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस किया है, मृत्युदंड दिया है उनको और उनके जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी। और भारत को बोला है, इंडिया को बोला है कि अगर आप अपने आप को हमारा फ्रेंड मानते हैं, अगर आप फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है उसको इंश्योर करना चाहते हैं, तो आपको शेख हसीना को बांग्लादेश भेजना चाहिए। तो ये न्यूज़ यहाँ पर बनी हुई है कि बांग्लादेश के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको डेथ सेंटेंस मिला है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो एक तरह का जुडिशियल सिस्टम है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर हम लोग बात करेंगे, GRAP जिसको बोलते हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को जो है इंट्रोड्यूस कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन के केसेस हैं, वो पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ख़राब होता जा रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। तो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान आपको पता होना चाहिए, एक तरह का पॉल्यूशन कर्बिंग मैकेनिज़्म है दिल्ली के अंदर, और उससे जुड़े हुए जो रीजन है वहाँ पर जब पॉल्यूशन बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे ख़राब होता है, वैसे वैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ ग्रेडेड वे में इनिशिएटिव्स लेके आती है। फॉर एग्जांपल, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको बैन किया जाता है। अगर पॉल्यूशन फिर भी नहीं रुक रहा है तो उस केस में जो व्हीकल्स हैं उनकी मोबिलिटी के ऊपर कुछ रोक लगाई जाती है। तो इस तरह का जो मैकेनिज़्म होता है उसको ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बोलते हैं, और दिल्ली के अंदर जो बढ़ने वाला पॉल्यूशन है उसके साथ ये मैकेनिज़्म जुड़ा हुआ है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो यूरोपियन यूनियन ने लगभग 2 से 3 साल पहले एक मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया था, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। ये जो मैकेनिज़्म है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 2026 में जनवरी में, इसीलिए अभी वैसे भी क्लाइमेट टॉक्स चल रहे हैं ब्राज़ील के अंदर, तो इसके कारण ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में बना हुआ है। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे, क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म होता क्या है, तो बेसिकली ये ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर कुछ फ़ाइन्स, कुछ फ़ीस, कुछ इंपोर्ट फ़ाइन्स लगाए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर, जहाँ पर कार्बन जो एमिशन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरह से कार्बन टैक्स इसको आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं वो कार्बन टैक्स अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर लगाती हैं जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं उन कंट्रीज़ से। तो एक तरह से कार्बन टैक्स है। अब यहाँ पर जब ये टैक्स लगाया जाएगा तो जो एक्सपोर्ट है इंडिया से यूरोप जाने वाला, उसके अंदर दिक्कत हो सकती है, तो उसको लेके कंसर्न हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्रॉस बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो है ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने इसको लगाया है एज आ कार्बन टैक्स, तो एक तरह का कार्बन टैक्स है ये। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज अजय वॉरियर। तो राजस्थान के अंदर अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी और यूनाइटेड किंगडम की जो आर्मी है उनके बीच में हमें देखने को मिलती है। टोटल 8वां सेशन है ये इस एक्सरसाइज का। 2011 से इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया है और बाई एनियल एक्सरसाइज है ये। बाई एनियल का मतलब होता है कि 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक्सरसाइज अजय वॉरियर, यूनाइटेड किंगडम की आर्मी और इंडियन आर्मी यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। राजस्थान के अंदर 2025 की जो एक्सरसाइज है वो हमें देखने को मिलती है और ये जो एक्सरसाइज है वो बाय एनियल है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ करंट अफेयर्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।